दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है साकुरा का चक्रव्यूह। ये नागराची कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। साकुरा का चक्रव्यूह। चले आओ। ओह नहीं नहीं नहीं। चीख मारकर एक झटके से उठ खड़े हुए नागराज के चेहरे पर मौजूद था पसीने का तूफान और मस्तिष्क में मौजूद हलचल। फिर वही सपना जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन आराम कर रखा है। उफ, आखिर कौन है वो स्त्री जो अत्याचार के डर से भागती फिर रही है, और कौन है उस पर अत्याचार करने वाले। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस स्त्री को जानता हूँ, जबकि मैंने इसको अपनी याददाश्त में कभी भी नहीं देखा। और सिर्फ यही नहीं, मुझे वे मंदिरों वाले सारे दृश्य भी जाने पहचाने लगते हैं, और उन मंदिरों को भी मैंने आज तक नहीं देखा। एक ही बात हो सकती है कि ये सारे दृश्य मुझे किसी भूली हुई घटना की याद दिला रहे हैं। मेरा इन सबसे कोई न कोई संबंध है, लेकिन क्या है वह संबंध, यह मुझे जानना होगा, वरना यह सपना पिछले कई दिनों की भांति आगे भी परेशान किए रखेगा। इस सपने के विषय में जानने के लिए मुझे द्वीप के नाग पंडितों से पूछना होगा, और यह काम कल सुबह ही हो सकता है। आधी रात को किसी को परेशान करना उचित नहीं। नागराज का सोचा पूरा ना उसका, क्योंकि अगले दिन की सुबह अपने साथ एक विस्फोटक सूचना लेकर आई। गजब हो गया नाग सम्राट, गजब हो गया। क्या वह शूलकंठ लंगारा जाति के सभी सर्प एक विशाल सेना के रूप में द्वीप के रण क्षेत्र में उपस्थित हैं, और हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हमारे योद्धा भी रण क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आदेश दीजिए कि हम क्या करें। आदेश देने के स्थान पर नागराज रण क्षेत्र की तरफ ही भाग खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ। ये लंगारा जाति के सर्प आखिर चाहते क्या हैं। रण क्षेत्र में पहुंचकर नागराज को अपने सवालों का जवाब मिल गया। विसर्पी शादी तुमसे नहीं हो सकती नागराज। अगर तुम्हें हमारी मांग स्वीकार नहीं है, तो एक भीषण युद्ध की तैयारी कर लो। नागराज के कुछ बोलने से पहले ही नागार्जुन बोल उठा। युद्ध से किसे डरा रहा है दुष्ट लंगारा। हमें तो सिर्फ नाग सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा है। फिर देखना कैसे तुम्हारी और तुम्हारे दुष्ट साथियों की लाशें गिराते हैं। कौन किसकी लाशें गिराएगा, ये तो समय ही बताएगा नागार्जुन। अपना निर्णय सुनाओ नागराज। हमारे हाथों में तुम्हें स्तर लहू से होली खेलने को तरस रहे हैं। लंगारा जाति के सर्प अत्यंत घातक युद्धक हैं। युद्ध के हर दाव पेच में पूरी तरह निपुण। बाकी जाति के सर्प शायद ही इनका मुकाबला कर सकें। और ऐसा हो भी जाए तो क्या द्वीप की जमीन तो खून से रंगेगी ही। प्रेम भाव से रहने वाले सभी जातीय सर्पों में द्वेष भाव तो बढ़ेगा ही, और ये सब मेरी वजह से होगा। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे इस विषय में विसर्पी और पुजारी बाबा से बात करनी होगी, तभी मैं कोई निर्णय ले सकता हूँ। काफी सोच विचार करके नागराज बोला। मुझे एक दिन सोचने का समय दो मित्रों। मैं कल सुबह तुम्हें अपना निर्णय सुनाऊंगा। ठीक है नागराज, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि अगर निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ, तो इस द्वीप पर सर्प मानव के खून की नदियां बहती नजर आएंगी। इतना कहकर लंगारा अपने जातीय सर्पों के साथ वहां से चला गया। बाद में ये आप क्या कह रहे हैं नागश्रेष्ठ। इस खुरंजी टकराव को टालने का अब तो मात्र एक ही हल है पुजारी बाबा, कि फिलहाल मेरी और विसर की शादी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। समझने का प्रयास करो विसर भी। हमारे संबंध से नागद्वीप पर भीषण आंतरिक युद्ध हो सकते हैं, और कई नागों की जान जा सकती है। हम अपने संबंध बनाने की खुशी की खातिर अनगिनत प्राणों की बलि नहीं ले सकते। अभी भाग्य को हमारा विवाह मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन भाग्य हमारा साथ अवश्य देगा। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे विसर्पी। नागराज के तर्कों से विसर्पी और पुजारी बाबा को सहमत होना ही पड़ा। अगले दिन नागराज का निर्णय सुन लंगारा जाति का हर नाग झूम झूम उठा। हम जीत गए। तुमने हमारे पक्ष में अपना अपना निर्णय देकर भीषण रक्तपात होने से बचा लिया नाग सम्राट। अब हमारी एक छोटी सी शर्त और है। एक और शर्त, हाँ, और वह यह है कि तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि या तो तुम यहाँ रहो या फिर बाहरी दुनिया में। ऐसा क्यों।
तुम्हारी उस उड़ती चिड़िया से यहाँ आना और यहाँ से जाना द्वीप की सुरक्षा के हित में नहीं है। तुम्हारे कारण कई बाहरी शक्तियों को इस द्वीप के रहस्य का पता चल सकता है और वह शक्ति इस द्वीप पर आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर सकती है। देव का हित चाहने वालों को भी लंगारा की यह बात उचित लगी। लंगारा ठीक कह रहा नागश्रेष्ठ, आपको यह अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही होगा। नागराज अजीब पसोपस में फंस गया। वैसे तो मैं यहाँ आते समय काफी सावधानी बरतता हूँ, लेकिन फिर भी लंगारा की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आजकल रडार पद्धति काफी विकसित हो गई है। अगर कोई चाहे तो मेरी लाख सावधानी के बावजूद भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुंच सकता है, लेकिन इस समस्या का हल समझ में नहीं आ रहा है। कैसे छोड़ दूं उस बाहरी दुनिया को जिसमें मौजूद हजारों लाखों अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा मैंने उठाया है। और कैसे त्याग दूं इस नागमणि द्वीप को जिसका मैं राजा हूँ, और राजा का धर्म होता अपनी प्रजा की रक्षा करना। कर्तव्य और धर्म की उस लड़ाई में आखिर जीत हुई धर्म की। खड़े होकर नागराज ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं घोषणा करता हूँ कि अब सदैव इसी द्वीप पर रहकर आपकी सेवा में रत रहूंगा। नागराज के इस निर्णय पर जय जयकार कर उठा द्वीप का एक एक नाग मानव। नाग सम्राट नागराज की जय। सम्राट की उड़ने वाली यांत्रिक चिड़िया को नष्ट कर दिया जाए। अब सम्राट को इसकी कतई आवश्यकता नहीं। तोड़ा जाने लगा नागराज का हेलीकॉप्टर। तभी एक नागमानव की गलती से ऑन हो गया हेलीकॉप्टर का रेडियो और उससे यह संदेश प्रसारित होने लगा। नागराज जहां भी हो, इस सूचना को सुनकर कृपया तुरंत बंबई पहुंचे। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। नागराज जहां भी हो, इस सूचना को सुनकर बंबई पहुंचे। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। अब नागराज चुप न रह सका। हजारों इंसानों की जान खतरे में विसर्पी, मुझे जाना होगा। नहीं नागराज, तुम यह रहने का वचन दे चुके हो। मैं नहीं गया तो हजारों जिंदगियों का क्या होगा। अचानक नागराज का चेहरा दृढ़ होता चला गया। मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन प्रजा की रक्षा दूसरे तरीके से भी करी जा सकती है। हाँ, मुझे वह दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि मैं सैकड़ों मासूम जिंदगियों की मृत्यु का इल्जाम अपने सिर पर लेकर नहीं जी सकता। अगले पल ठहरो, इसे तोड़ना बंद करो। नागराज की उस घोषणा ने सभी को सकते की हालत में पहुंचा दिया। मैं नागराज अपनी इच्छा से इस द्वीप के सम्राट पद को छोड़ता हूँ। इसी के साथ मैं सदा के लिए इस द्वीप से चले जाने की घोषणा करता हूँ। नहीं नागराज नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो नागराज। ऐसा करना बहुत जरूरी है विसर्पी, क्योंकि इस द्वीप के निवासी कई चमत्कारी शक्तियों के धारक हैं। वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकने में सक्षम हैं, जबकि बाहरी दुनिया में ऐसे अनगिनत प्राणी हैं जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते, और उन पर अत्याचार करने वाले क्रूर और शक्तिशाली प्राणी भी वहां पर कई हैं। उन क्रूर प्राणियों से मुकाबला करने के लिए बाहरी दुनिया वालों को मेरी सख्त जरूरत है। नागराज के फैसले का कुछ और ही मतलब निकाला नाग मानवों ने। आपने हमारा सम्राट होकर हमें छोड़ने का निर्णय लेकर अच्छा नहीं किया, इसलिए जाते जाते एक निर्णय आप हमारा भी सुन जाइए। आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी हैं। अगर आपने फिर कभी इस द्वीप पर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उफ, ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। तभी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता नागराज। नागानंद, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। हाँ नागराज, क्योंकि मैं इसी द्वीप पर अपने भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो नागराज। उफ, नागराज को ना रुकना था, सो ना रुका। अलविदा विसर्पी, अलविदा प्यारे द्वीप द्वीपवासियों। तुमसे सदा के लिए दूर जरूर हो रहा हूँ, लेकिन मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ कि तुम्हारी खोज खबर भी ना रखूं। तभी मैंने जानबूझकर अपने सेवक नागानंद को द्वीप पर ही रहने का गुप्त आदेश दिया है, ताकि वह समय समय पर मेरे पास द्वीप के अच्छे बुरे की सूचना पहुंचाता रहे।
एक बार फिर रेडियो से फ्लैश होती होती सूचना ने नागराज का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हजारों की जान खतरे में, नागराज तुरंत बंबई पहुंचो। कौन है वो जिसने हजारों जानों को सिर्फ मेरे लिए संकट में डाल रखा है, और कैसे? संकट, अद्भुत संकट था वह जिसमें फंसी हुई थी हजारों जानें। समुंदर बिल्कुल शांत है और इस शहर के आसपास कोई नदी भी नहीं है। फिर यह पानी बाढ़ का रूप लेकर एकाएक कहां से आ गया? मुझे लोगों को इस बाढ़ से बचाना होगा। नागराज तुरंत ही अपनी नाग सेना के बल पर लोगों को बचाने में जुट गया। क्या यही है वह संकट जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? जल्दी, एक प्रत्यक्षदर्शी से नागराज को पता चली वह आश्चर्यजनक बात। अपन उसमें लिरिल साबुन के उस होर्डिंग के पास खड़ा हुआ था। अचानक न जाने क्या हुआ कि होर्डिंग का झरना सचमुच का झरना बन गया, और अचानक यहाँ बाढ़ आ गई। कमाल है, होर्डिंग का झरना एकाएक जीवित हो उठा। ये तो ऐसा लगता है जिसे किसी ने कोई परी कथा सुना दी हो। लेकिन ये हुआ कैसे? आश्चर्य में डूबा नागराज नहीं जानता था कि उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय डीलक्स की छत पर मौजूद था। तुझे बुलाने का मेरा मकसद पूरा हो गया नागराज। अब मुझे यह पानी का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं तुझसे मौत का खेल खेलूंगा। अगले क्षण नागराज के साथ वहां खड़ा शख्स भौचक्का रह गया। अरे, बाढ़ का सारा पानी तेजी से उस होर्डिंग में समाता जा रहा है। हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ क्षण पहले जहां पानी बाढ़ का रूप धारण किए हुए था, अब वहां उसका नामो निशान न था। घोर आश्चर्यजनक घटना, बिल्कुल ऐसी जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। अरे, यह क्या? नागराज बुरी तरह चौंका, और उसके चौंकने का कारण थी वह पतली सी किरणें जो लप लपाती हुई कैंटर ट्रक के विशाल होर्डिंग से टकराई और एक और आश्चर्यजनक दर से प्रस्तुत करती चली गई। उफ, वह कैंटर ट्रक जिंदा हो गया। घुर्र। बला की फुर्ती का प्रदर्शन करके नागराज कैंटर ट्रक की चपेट में आने से बचा। धड़ाक। अब नागराज को सारा माजरा समझते देर न लगी। ये न कोई परी कथा है और न सपना, ये तो जादू का कमाल है। कोई अपने जादू से मेरी जान लेने पर उतारू है। किसी की तलाश में घूमी नागराज की निगाहें। तो होटल ओबराय के टॉप पर खड़ा हुआ मरील सा व्यक्ति यह सब जादू कर रहा है, लेकिन वह है कौन? नागनाथ मुझे उसका पता लाकर देगा। नागराज ने नागनाथ दुश्मन की तरफ भेज दिया। इधर दुश्मन, ट्रक की चपेट में आने से तू किसी तरह बच गया नागराज, और ट्रक दीवार से टकराकर नष्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब मैंने अपने जादू से तेरे लिए एक ऐसी मौत को जगाने की सोच ली है जो तुझे मार कर ही मरेगी। उससे पहले तू लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं मार सकता। उसकी आंखों से लपलपाई कई रंग बिरंगी किरणें, वो जो हाथ में थमे उस विचित्र प्रिज्म से होकर गुजरी, और जो टकराई ओनिडा के नर के शैतान से। तो हा 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 हा। ओ, एक और नई मुसीबत। मुसीबत नहीं रे नागराज, मौत बोल तू मुझे। उफ, अपनी मौत बोल। हा हा हा। धड़ाक। उफ, इस शैतान को रोकना होगा अपने सर्प सैनिकों की मदद से। विद्युत से लहराकर शैतान से जाल लिपटे सैकड़ों सर्प सैनिक। लेकिन दूसरे क्षण शैतान ने एक को भी अपने शरीर पर नहीं रहने दिया। नर के शैतान को तेरे नाग नहीं रोक पाएंगे नागराज। हा हा हा। धोड़। और ना ही तुझे मरने से बचा पाएंगे। इस बार नागराज ने नागरसी पर लहराकर घातक विष फूंकार उगल दी। इससे तेरी हड्डियां तक गल जाएंगी दुष्ट। ओ, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ही। बच्चों की तरह फूके क्यों मार रहा नागराज? मैं तेरी फूकों से उड़ने वाला नहीं, इसलिए ये बचकानी हरकतें छोड़ और मर्दों की तरह लड़। ओह, इस नर के शैतान को खत्म करने का तो अब एक ही तरीका है,
और वो है अपने घातक विष को इसकी नसों में पहुंचाना। अब तक मेरा यह विष सैकड़ों को मोम की भांति पिघलाता आया है। शैतान के मांस में अपने दांत गड़ा दिए नागराज ने। लेकिन इस बार वह नहीं हुआ जो हर बार होता आया था। फिर बच्चों वाली हरकत, तुम बाज नहीं आओगे नागराज। धुम। ओ, मेरे भयंकर विष से भी इस शैतान को कुछ नहीं हुआ। अब क्या करूं? कैसे खत्म करूं इस शैतान को, और कैसे मैं इसे अपनी जान बचाऊं? तभी नागराज के मस्तिष्क से नागनाथ की मस्तिष्क संदेश वाक तरंगे आ टकराई। तुम्हारा सोचना सही है। तुम पर किरणों का हमला सामने वाली बहुमंजिला इमारत पर खड़े व्यक्ति ने ही किया है नागराज। अब बताओ मेरे लिए क्या आदेश है? एक पल के लिए नागराज ने अपना ध्यान शैतान की तरफ लगाया। इस शैतान को किसी और जादू द्वारा जिंदा किया गया है, और इसको अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ जादू के द्वारा। अगर मैं उसी जादुई किरण द्वारा ओनिडा की होर्डिंग पर बनी नरक की आग को भी जिंदा कर सकूं, तो वह नरक की आग इस नरक के शैतान को खत्म कर सकती है। तुरंत ही, नागनाथ, इस समय तुम जिस आदमी के पास हो उससे लिपट जाओ और उसे इस तरह किरणें छोड़ने के लिए मजबूर कर दो कि वह सीधी नरक की आग वाले बोर्ड पर आ गिरे। कर सकोगे ये काम? क्यों नहीं? और अचानक हुए उस हमले से वह शख्स बुरी तरह हड़बड़ा गया। अनजाने में उसकी आंखों से किरणों का तूफान निकला और प्रिज्म के अंदर से होता हुआ नीचे ओनिडा की होर्डिंग की तरफ बढ़ चला। साथ ही साथ नागनाथ ने भी उसके हाथ को एक तेज झटका दिया और प्रिज्म उन रहस्यमय हाथों से छूट गया। लेकिन नागनाथ का प्रयास सफल हो चुका था। गिरते हुए प्रिज्म से होकर गुजरी किरणों ने होर्डिंग की नरक अग्नि को असली बनाकर धधका दिया था। नागनाथ ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, और अब मुझे अपने काम को अंजाम देना है। इस शैतान को धधकती हुई नरकाग्नि में फेंकना। दूसरे पल शैतान की दर्दनाक चीखों से वातावरण गूंज उठा। यो! इधर प्रिज्म नीचे गिरकर एक तेज आवाज से फूटा, छन्नाक। उधर, ओ, सब कुछ गायब। सभी कुछ पहले जैसा सामान्य। नागराज की तरह ही जादू करने वाला भी यह बात समझ चुका था। प्रिज्म के टूटने के साथ ही मेरा जादू समाप्त हो गया। नागराज को खत्म करने का मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे यहाँ से भागना होगा। अब मेरा भी यहाँ ठहरना बेकार होगा। तुरंत ही, अब मुझे नागराज के लिए दूसरे व्यू की रचना करनी होगी। मुझे उसे खत्म करना ही होगा, वरना यह जादूगर साकुरा के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात हो जाएगी। जी हाँ, जादूगर साकुरा ही था वह, उस मरियल व्यक्ति के रूप में। इधर नागराज ने नागनाथ को गले से लगा लिया। धन्यवाद नागनाथ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया नागराज। फिर नागनाथ वापस नागराज के शरीर में समा गया। नागराज सोच में डूब गया। कौन था वह जादूगर जो अपनी जादूगरी के जाल में फंसाकर मुझे मारना चाहता था, और उसका मकसद क्या था? बहुत सोचने के बाद भी जब नागराज कुछ ना समझ पाया, तो उसने अपना ध्यान दूसरी समस्या की तरफ लगाया। मुझे यहाँ किसी पुरातत्ववेत्ता से मिलना होगा, ताकि मैं अपने सपने में दिखाई देने वाले उन मंदिरों के बारे में कुछ कुछ जान सकूं, जो मुझे काफी परेशान किए हुए हैं। कुछ देर बाद नागराज एक टेलीफोन बूथ में मौजूद था। इतने बड़े शहर में अपने मतलब के आदमी को ढूंढने के लिए औरों की तरह मुझे भी टेलीफोन डायरेक्टरी के येलो पेजों को देखना होगा। जल्दी। मिस मानवी, 13 कोलाबा रोड, बम्बई। शायद मिस मानवी मेरी समस्या का हल कर सकती है। नागराज एक टैक्सी में बैठकर पुरातत्ववेत्ता मानवी के घर की तरफ चल पड़ा। इसी दौरान एक अनजान और रहस्यमय स्थान पर, बड़े श्रम की बात है कि आपका बहुत सोचा समझा प्लान धराशायी होकर रह गया। आपकी जादूगरी लाख कोशिशों के बाद भी आप नागराज को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए। श्रीमान जादूगर साकुरा, मैं मानता हूं कि मेरा पहला प्रयास असफल हुआ है श्रीमान नागपाशा,
लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं हार गया। आपने मुझे जो समय दिया था उसमें अभी एक दिन बाकी है, और इतना समय मेरे लिए बहुत है नागराज जैसे कीड़े को खत्म करने के लिए। उससे पहले वह आवाज गूंजी, महामहिम नागपाशा, आपके बुलाए पर मिस किलर पधार चुकी है। ओह, जुर्म की दुनिया की एकमात्र महारानी मिस किलर, उन्हें आदर सहित अंदर भेज दो। मिस किलर, देरी से पहुंचने के लिए क्षमा चाहती हूँ श्रीमान नागपाशा, लेकिन क्या करूँ, जिस समय आपका मैसेज पहुंचा उस समय मैं अपने हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं थी। कोई बात नहीं मिस किलर, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। मिस किलर के बैठ जाने के बाद, वैसे तो मैंने यहाँ मौजूद हर मेहमान को अपना उद्देश्य बता दिया है, लेकिन चूंकि आप अभी अभी आई हैं मिस किलर, इसलिए मैं आपको भी उनसे अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है विश्व आतंकवाद का खात्मा करने की सौगंध खाने वाले नागराज का खात्मा करना। इसीलिए मैंने आप सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि आप सभी को नागराज ने किसी न किसी मुकाम पर गहरी शिकस्त दी है। मैं चाहता हूं कि नागराज आप में से किसी हाथों से खत्म हो। इस तरह नागराज को खत्म करने वालों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से वाहवाही तो मिलेगी, साथ ही साथ मेरी तरफ से नाम स्वरूप मिलेगा बेशुमार दौलत और सैकड़ों दिव्य शक्तियों से भरा एक विशाल खजाना। नागपाशा के चुप होते ही संकित हो उठी मिस किलर बोल उठी, नागराज के हत्यारे को खजाना देने की आपकी बात यह साबित करती है नागपाशा कि आप नागराज को सिर्फ आतंकवाद के दुश्मनों को खत्म करने के लिए नहीं, किसी और उद्देश्य के लिए भी मारना चाहते हो। आप गलत समझ रही हैं मिस किलर। जरा सोचिए, जो विश्व के हर अपराधी के दुश्मन का हत्यारा होगा, क्या उसको कोई शानदार इनाम नहीं मिलना चाहिए? खैर छोड़िए इस बात को। आइए मैं आपको अपने सभी मेहमानों से परिचित करवा दूं। बेहद खूबसूरती से बात टालकर नागपाशा मिस किलर से बाकी मेहमानों का परिचय कराने में जुट गया। मैं नगीना नागतंत्रिका, मैं प्रोफेसर नागमणि, नागराज और नागदम जैसे विलक्षण मानवों का जन्मदाता। नागदंत, नागराज जैसा मगर नागराज का पक्का दुश्मन। जादूगर साकुरा, दुनिया मुझे बोना शैतान के नाम से जानती है। सोचूं, विश्व मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य चीफ, मगर असल में आप में से ही एक। मुझे जुगे तो कहते हैं। पूरे अमेरिका में मेरे हुक्म को राष्ट्रपति के हुक्म से बढ़कर माना जाता है। फेसलेस, इस बहुरूपी दुनिया में कब कौन सा रूप धर लूं मैं खुद नहीं जानता। और मैं नागपाशा, आपका मेजबान। फिलहाल मेरा इतना ही परिचय काफी है। अजीब हस्ती है नागपाशा, अपने बारे में सब कुछ छिपा गया। अभी परिचय पूरी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि जादू साकुरा बोल उठा, आप सब यहाँ परिचय में व्यस्त रहिए, मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय कम है और मुझे नागराज को खत्म करना है। आंखों में बदलेगा ज्वालामुखी लिए जादूगर साकुरा किले से बाहर निकला। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मैं जादू के बल पर नागराज को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। इधर नागराज मशहूर पुरातत्ववेत्ता मानवी के घर पहुंच चुका था, जो उसे दरवाजे पर देखकर ऐसे चौंकी मानो वह नागराज नहीं ताजमहल हो। नागराज, विश्व अपराध का दुश्मन नागराज, सुपर हीरो नागराज, मेरे मेरे दरवाजे पर, उफ उफ, कहीं मैं खुशी से पागल न हो जाऊं। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी मिस मानवी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। कुछ देर बाद अपने से पूरी तरह घुल मिल चुकी मानवी को नागराज सारी बात बता चुका था। ओह, तो ये है तुम्हारी समस्या। तुम एक सपने को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ये एक आम सपना भी तो हो सकता है, जो नींद में आमतौर से हर आदमी को दिखाई देता है। नहीं मानवी, मुझे यह आम सपना नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा यह आभास होता है कि सपने में दिखाई देने वाले दृश्यों का मुझसे नजदीकी संबंध है। अगर तुमको ऐसा लगता नागराज, तो शायद तुम्हारा सोचना ही सही होगा, लेकिन जब तक मेरे पास तुम्हारे सपने में दिखाई देने वाले मंदिर का कोई क्लू नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी।
क्लू तो मैं तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ मानवी, क्योंकि वह मंदिर मेरे दिलो दिमाग के कागजों पर प्रिंट होकर रह गया है। नागराज ने अपने सपने में दिखाई देने वाले मंदिर का स्केच बनाकर मानवी को सौंप दिया। इससे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं इस स्केच के बल पर तुम्हारे सपने के मंदिर को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। जल्दी तुम्हारे द्वारा दिए गए मंदिरों के रफ स्केच का अध्ययन कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हारे सपने में आने वाले मंदिरों की रूपरेखा भारत में स्थित दो मंदिरों से मिलती है, जिसमें पहला है एलिफेंटा द्वीप का मुख्य गुफा मंदिर, दूसरा है राजस्थान के कटक क्षेत्र के रेगिस्तान में बना भैरव मंदिर। ओ, यानी अपने सपने वाले मंदिर को ढूंढने के लिए मुझे लगभग पूरे भारत का भ्रमण करना होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं शुरुआत एलिफेंटा से ही करता हूँ, क्योंकि वहीं यहाँ से सबसे पास है। फिर नागराज वहां नहीं रुका। जल्द ही नागराज गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक चलने वाली लॉन्च पर सवार था। एलिफेंटा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। यह लॉन्च जल्द ही मुझे वहां पहुंचा देगी। लगभग आधे घंटे बाद एलिफेंटा द्वीप के यह गुफा मंदिर हजारों मनुष्य शिल्पियों ने विश्वास और श्रद्धा तथा हाथों में कौशल लेकर बड़े धीरज और मेहनत के साथ कोंकण के मौर्य के शासनकाल में बनाए हैं, जो लगभग 1300 वर्ष पुरानी बात है। पहले यह द्वीप दारापुरी और सिरिपुरी के नाम से जाना जाता था। जब पुर्तगाली पहले पहले यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यहाँ मौजूद पाषाण के एक बड़े हाथी को देखकर इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। नागराज एलिफेंटा के मुख्य गुफा मंदिर में पहुंचा। एलिफेंटा के 7 गुफा मंदिरों में यह प्रमुख गुफा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यही मेरे सपनों का मंदिर हो सकता है। काफी सोच विचार और आसपास के स्थान का निरीक्षण करने के बाद नागराज को निराशा ही हुई। यह वह मंदिर नहीं है जो मुझे सपनों में दिखाई देता है। हालांकि इस मंदिर की लोकेशन काफी हद तक उस मंदिर से मिलती है। मुझे यहाँ के आसपास के और मंदिरों का भी निरीक्षण करना होगा। नागराज ने गाइड को रोककर उसे पूछा, यहाँ आसपास और भी कोई मंदिर है? हाँ, पास ही कुछ दूरी पर एक छोटे से टापू पर एक मंदिर और है, लेकिन उस तरफ पर्यटक जाना पसंद नहीं करते। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात नहीं, बस यूं ही मुझे उस मंदिर को देखना होगा। कुछ ही देर बाद नागराज उस छोटे टापू पर स्थित सुनसान मंदिर में था। यह भी मेरे सपनों का मंदिर नहीं है। अब मुझे कटक के रेगिस्तान में स्थित भैरव मंदिर जाना होगा। अरे, ये आवाज कैसी? उस आवाज पर पीछे पलटे नागराज को अपनी आंखों पर कतई विश्वास नहीं हुआ। सामने का दृश्य विश्वास करने योग्य था भी नहीं। ओह, समुद्री घोड़ा अपनी पूंछ पर चलकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये क्या जादू है? जादू, हाँ, जादू ही है ये। और ये जादू मेरी जान लेने के लिए ही किया गया है। नागराज का सोचना कितना सही था, ये उसे दूसरे क्षण ही पता चल गया। कड़क! समुद्री घोड़े का अगला बार भी घातक निकला। धुड़! ओह, अब तो इसके हमले का जवाब देना ही होगा। समुद्री घोड़े के अगले वार ने नागराज को दूर उछाल फेंका। धड़ाक! मुझे अपने बचाव के लिए किसी हथियार की जरूरत है, और उसके लिए यह पत्थर एकदम उपयुक्त रहेगा। नागराज ने उछाल फेंका वह मोटा पत्थर, जिसे समुद्री घोड़े ने क्रिकेट के कुशल खिलाड़ी की भांति अपने मुंह में लपका और कड़च! ओह, मोटे पत्थर को हाजमोला की तरह चबा गया कमबख्त। अब मुझे इस्तेमाल करनी होगी नाग रस्सी, जो उसे खंबे के साथ मजबूती से बांध देगी। तेजी से नाग रस्सी ने समुद्री घोड़े को खंबे से बांध दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल नागराज ने विष फुंकार छोड़ी। लेकिन उससे पहले समुद्री घोड़ा फुंकार के रास्ते से अलग हट चुका था। वह न केवल विष फुंकार से बचा, बल्कि उसने नागराज को दिन में तारे भी दिखा दिए।
कुछ पलों के लिए नागराज अपने होशोहवास खो बैठा और साथ ही यह भूल गया कि इस समय वह उस भयानक समुद्री घोड़े का शिकार है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। सोई। लेकिन उसी पल एक तेज वार से वह भी अपने होशोहवास खो बैठा। तड़ोक। नागराज को अपने मददगार के रूप में नजर आई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली हस्ती। उफ, इतनी अनोखी वेशभूषा। वो न हो यही वो जादूगरनी है जो मुझे अपने जादू से मारना चाहती है। मुझे सावधान रहना होगा। नागराज के मस्तिष्क में घूमते ख्यालों को उस हस्ती ने मानो उसके चेहरे से पढ़ लिया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। मैं वास्तव में तुम्हारी मददगार हूँ। कौन हो तुम और यहाँ अचानक कैसे आई? मेरा नाम कपाल कुंडला है। मैं इसी मंदिर के तहखाने में अपनी तंत्र साधना करती हूँ। मेरे पुरखे इस मंदिर के पुजारी थे। उनसे मैंने तांत्रिक विद्या सीखी और अब यहीं रहकर मैं नई नई तांत्रिक विद्याओं की साधना करती रहती हूँ। आज भी मैं अपने तंत्र कार्य में व्यस्त थी कि तभी मैंने ऊपर उठा पटक की आवाज सुनी और सही समय पर तुम्हारी सहायता को आ पहुंची। मैंने तुमको गलत समझा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल मुझ पर कोई जादूगर जादुई शक्तियों से हमला कर रहा है। मैं तुमको वही जादूगर समझने की भूल कर बैठा। ओह, मैं अपने तंत्र जाल से यह पता करने की कोशिश करती हूँ कि वह जादूगर कौन है। ध्यान में लीन कपाल कुंडला की आंखें बंद होगी। तांत्रिक शक्तियां फैलने लगी और लगभग तुरंत ही नागराज, वह जादूगर यहीं कहीं आसपास ही है, मगर अदृश्य रूप में। लेकिन मैं उसको अदृश्य नहीं रहने दूंगी। उसे मेरे सामने आना ही होगा। लेकिन इससे पहले ही कपाल कुंडला अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर पाती, उससे पहले ही सामने आ गया जादूगर साकुरा। तुम जिंदा हो? हाँ नागराज, मैं जिंदा हूँ। वैसे तुम मुझे बम के धमाकों के बीच मरने के लिए छोड़ जरूर गए थे, लेकिन उस समय शायद तुम भूल गए थे कि मैं जादूगर साकुरा हूँ। साकुरा ग्रह का प्राणी विक्टर साकुरा और साकुरा ग्रहवासी अमर होते हैं। तो समझता था कि वे मामूली से बम साकुरा की जान ले सकते हैं, पर मैं तो हंसता हुआ उनके फटने का मजा ले रहा था। पर तुझे तेरी हरकत की सजा तो मुझको हर हाल में देनी थी। उस दिन वहां से भागते हुए मैंने उठाई थी वह सौगंध। नागराज, तू ज्यादा दिन तक मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं तुझे समाप्त करके ही चैन से रहूंगा। और आज आज तुझे समाप्त करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है नागराज। आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, ना तेरी शक्तियां और ना ये कपाल कुंडला, जिसकी तंत्र शक्तियां मेरे जादू के सामने बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं। ये तो तेरे साथ ही मरेगी। समुद्र के पानी के उस उफनते तूफान में जो पत्थरों को गलाता हुआ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। साकुरा के जादू ने तो नागराज के रोंगटे खड़े कर डाले। उफ, समुद्र का पानी चारों तरफ से तेजाब की मानिंद सब कुछ गलाता हुआ इस टापू को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। कुछ ही देर में यह टापू जलमग्न हो जाएगा। फिर कोई नहीं बचेगा, ना ये टापू, ना ये मंदिर और ना हम। मैं इन्हें अपनी तंत्र शक्तियों से रोकती हूँ। कपाल कुंडला के हाथों से छूटी तंत्र शक्तियां समुंदर में उठते ज्वार को ना रोक सकी। ओ, मेरी तांत्रिक शक्तियां बेकार हो गई। हा हा हा। अपनी तंत्र शक्तियों से मेरे जादू को रोकने की बजाय अपनी जान बचाने की सोच कपाल कुंडला। मेरे जादू को तोड़ना तेरे बस की बात नहीं। हा हा हा। ये ठीक कह रहा नागराज, भागो। कपाल कुंडला के पीछे नागराज भी दौड़ पड़ा। हा हा हा। मौत से भागकर कहाँ जाओगे तुम दोनों? उफ, इस समुद्री घोड़े ने तो फिर हम पर हमला कर दिया। रुको मत नागराज, भागते रहो। मैं समुद्री घोड़े का प्रबंध करती हूँ। अब जैसे ही समुद्री घोड़ा उस किरणों की दीवार से टकराया, वैसे ही फचौक, वह किसी खून भरे गुब्बारे की तरह फूटा। अपने जादू को विफल होता देखकर भी ठाका ही लगाया उस बोने शैतान ने। हा हा हा। साकुरा का एक छोटा सा जादू खत्म कर दिया तूने कपाल कुंडला।
लेकिन इस पानी रूपी बड़े जादुआ क्या करेगी, जो अपने रास्ते की रुकावटें हटाता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। इस जादू का भी कुछ करो कपाल कुंडला। इसका कुछ नहीं हो सकता नागराज, भागते रहो। कुछ देर के लिए नागराज और कपाल कुंडला जादूगर साकुरा की नजरों से ओझल हो गए। इस मोड़ को काटकर कहां बचेंगे। जादूगर साकुरा ने उनको जल्दी फिर जा पकड़ा। इधर तो पानी और भी तेजी से आ रहा है, अब आगे भी मौत और पीछे भी। अब कैसे बचोगे, हा हा हा। दोनों तरफ से बहकर आते पानी के तेज रेले ने नागराज और कपाल कुंडला को अपनी चपेट में ले लिया और मोम की तरह पिघला डाला। हा हा हा। देख लो दुनिया वालों, गौर से देख लो। खत्म हुआ तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा रखवाला, विश्व को अपराध से मुक्त करने की कस्में खाने वाला नागराज। और इसका सारा श्रेय जाता मुझे, यानी जादूगर साकुरा को। हा हा हा। अब मैं चला नागपाशा को नागराज की मौत की खबर देने और उससे दिव्य खजाना हासिल करने। हा हा हा। ठाके लगाता जादूगर साकुरा जल्दी नागपाशा के हेडक्वार्टर पर पहुंच गया। लाओ नागपाशा, अपना जादुई शक्ति से भरा खजाना मेरे हवाले कर दो। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। नागराज खत्म हो गया है। नागराज अभी तक जिंदा है जादूगर साकुरा, आप उसे खत्म नहीं कर पाए। और यह बात मेरे अलावा यहाँ बैठे और व्यक्ति भी जानते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। तुम सबको कैसे पता चला कि नागराज जिंदा है। हमने इस विशेष जादुई गोला पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हमने देखा कि आपने कैसे नागराज और तांत्रिक कपाल कुंडला को अपने जादू के बल पर भागने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भागते भागते जब वे दोनों मोड़ मुड़े तो उन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंक दी, क्योंकि उन कुछ पलों में काफी कुछ घटित हो गया था। नागराज, जल्दी से इस कुएं में छलांग लगा दो। इसमें कूदने से क्या होगा, कुछ ही पलों में यह कुआं भी तेजाबी पानी से भर जाएगा और हम। ऐसा कुछ नहीं होगा नागराज, क्योंकि यह कुआं असल में कुआं नहीं बल्कि एक चट्टानी सुरंग है, जो हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। इस तरह हम बिना समुद्र का पानी छुए सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सागर हमको गायब देकर तुरंत समझ जाएगा कि हम कुएं के रास्ते से भागे हैं और वह फिर कोई नया जादू चला देगा। ऐसा नहीं होगा नागराज, क्योंकि हम हर पल साकुरा की आंखों के सामने रहेंगे। ओ हमारे प्रतिरूप, मेरी तंत्र शक्ति से बने। लेकिन अब तुम इन्हें देखने में अपना समय मत गवाओ, आओ। दोनों ने तुरंत ही कुएं में छलांग लगा दी। और आप समझते रहे कि आपने अपने जादू के बल पर नागराज को समाप्त कर दिया। आपका जादू चूक गया श्रीमान साकुरा, अब आपको हार मान लेनी चाहिए। ओह, मैं इतना बड़ा धोखा खा गया, उफ। ज्वालामुखी की तरह गर्जा साकुरा, नहीं नहीं, मेरा जादू नहीं चुका। मेरा जादू मान है, मैं मानू नागराज मरेगा, हर हाल में मरेगा। नागराज, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कपाल कुंडला, जो तुमने अपनी तंत्र शक्तियों से मुझे जादू साकुरा के जादू से बचाया। कोई बात नहीं नागराज, लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि तुम उस मंदिर में क्या करने पहुंचे थे। जवाब में नागराज ने अपने सपने का सारा वृत्तांत कपाल कुंडला को सुना दिया। सब कुछ सुनकर, ओह, तो क्या यह मंदिर तुम्हारे सपनों का मंदिर निकला। नहीं, इसलिए मैं यहाँ से सीधा कटक के रेगिस्तान में जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वहां स्थित भैरव मंदिर मेरे सपनों में आने वाला मंदिर हो सकता है। जाओ नाराज, लेकिन जादूगर साकुरा से सावधान रहना। देर सवेरे उसे तुम्हारे जीवित रहने की बात पता चल जाएगी। लेकिन इस दौरान मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपनी तंत्र शक्ति से साकुरा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगी और फिर उसे छुटकारा पाने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लूंगी। विदा कपाल कुंडला, जीवन रहा तो फिर अवश्य मिलेंगे। नागराज तुरंत कटक के लिए रवाना हो गया। अगले दिन शहर से 20 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में स्थित है वह मंदिर।
और वह मुझे सिर्फ रेगिस्तान का यह जहाज ही लेकर पहुंच सकता है। थकान और धूल से भरे लंबे सफर के बाद आखिर नागराज अपनी मंजिल तक पहुंचा। वह है सामने भैरव मंदिर। तभी वो, अरे ये ऊँट एकाक रुक कर चीखने क्यों लगा? माजरा क्या है? नागराज ने जो नीचे जाकर देखा तो माजरा उसकी समझ में आया। ओह, ऊँट के चारों पैरों को जकड़े रेत से बने हाथ। उफ, क्या है ये? जादू! जादू और साकुरा का जादू। हा हा हा, कड़ाक! हैरानी के सागर में गोते लगाता संभला नागराज। तुम मेरे पास हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? अपने जादू के बल पर। ऐसा मैं पहली बार इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि जब तब तुम किसी ऐसी जगह थे जहां पर मेरा जादू नहीं चला था। यह नागमणि द्वीप की बात कर रहा है। अब मेरा दावा है कि तू साकुरा के चक्रू से नहीं बच सकता क्योंकि यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरा सपना पूरा नहीं होगा बोने शैतान, क्योंकि मैं तेरे चक्रू के साथ साथ तेरी गर्दन तोड़ डालूंगा। धोड़! अब नागराज जो आगे बढ़ा तो भड़ौक! रेत के बने हुए अद्भुत शिकंजे नागराज को जकड़ते चले गए। उफ! और फिर हा हा हा, नागराज फंस गया तू साकुरा के चक्रव्यूह में। अब मरेगा तू नागराज, अब मरेगा। अब तो एक भयानक मौत मरेगा। हा हा हा। रेत की बनी अनुकीली चट्टान तेरे शरीर को रेत में दफन करके रख देगी, और मैंने इस पर पैराशूट इसलिए बांधा है कि ये तुझ पर धीरे धीरे गिरेगी ताकि मैं तुझे धीरे धीरे मरता देखूं। हा हा हा। नागराज की मौत उससे नजदीक और नजदीक होती चली जा रही थी। अब तो यह नुकीली चट्टान मेरे शरीर में हर हाल में धसेगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने बंधनों का नहीं तोड़ पा रहा हूं, और उससे बचने का अन्य कोई साधन नहीं है। एक साधन है, मेरी सर्प सेना, जो इस बुरबुरी रेत में सुरंग खोदकर मुझे इस चट्टान रूपी मौत से बचा सकती है। दूसरे क्षण नागराज ने अपने शरीर में वास करते एक एक सर्प को निकाल बाहर किया। जब तक नुकीली चट्टान अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती, तब तक सर्प सेना अपना काम कर चुकी थी। अरे, चट्टान गिरने से पहले ही नागराज रेत में कहाँ दफन हो गया। यह रेत मुझे नहीं, तुझे दफन करने के लिए साकुरा। धड़ोक! नागराज के उस वार ने साकुरा को गड्ढे में धकेल दिया। तुरंत ही मौत के भय से साकुरा का चेहरा काला पड़ गया था। वह नुकीली चट्टान मुझ पर गिरने वाली है, उसे नष्ट करना होगा। अगले पल साकुरा के हाथ में मंत्र दंड आ गया और नुकीली चट्टान रेत के कणों में बदल गई। कड़ कड़ कड़! और फिर गरजता हुआ साकुरा गड्ढे से बाहर आया। आज तुझे मरना ही होगा नागराज, और तुझे मारने का काम करेंगी ये नागफनियां। जादू और साकुरा के बेमिसाल जादू का एक और कमाल थी वे नागफनियां, जो तेजी से रबर की तरह बढ़कर नागराज से जाल लिपटी थी। ओह! पल भर में नागराज का शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन इतने पर ही बस कहाँ हुआ। उफ! इन नागफनियों का कसाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओह! ये मेरी सांस घोट देने पर उतारू है। इनसे बचने के लिए करूँ तो क्या करूँ? सर्प सैनी निकालूं तो वे लंबे लंबे कांटों वाले इन नागफनियों का भला क्या बिगाड़ पाएंगे? हा हा हा! ये तो तेरी सर्तिया मौत है। इससे ना तू बच सकता है और ना ही तुझे कोई बचा सकता है। नागराज भी यह बात समझ गया था। अब कुछ नहीं हो सकता। तभी तो वह भी बचने की आस छोड़ चुका था। लेकिन उसी पल जो हुआ वह किसी किसी चमत्कार से कम न था। न जाने कहां से आकर वह चक्कर नागफनी की जड़ों को काटता चला गया। अब जड़ से जुदा होकर निर्जीव हुई नागफनियों को अपने शरीर से अलग करना नागराज के लिए मुश्किल काम न था। मेरी मदद करने वाला वह अनोखा चक्कर कहां से आया? नागराज जी ने साकुरा भी हैरान था। वह चक्कर बेचकर नागराज की मदद किसने की? साकुरा को नागराज ने और कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। तू भी देख, जब नागफनी के लंबे लंबे कांटे शरीर में घुसते हैं तो कितना दर्द होता है। ओह!
असली मजा तो तब आएगा जब ये कांटे तेरे सिर से खून की धाराएं बहा देंगे साकुरा। अपने लवलुहान शरीर को देखकर तो साकुरा मानो पागल हो गया। नागराज, बहुत खेल खेल लिया मैं तुझे, अब तेरी खैर नहीं। ओह ये क्या! साकुरा के दंड से छुटी किरणों ने मुझे जड़ कर दिया। और फिर साकुरा ने किया अपने जादू का सबसे सशक्त वार, ये अग्निवर्त तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे नागराज। जड़ खड़े नागराज को उन अग्निवर्तों ने घेर लिया, जो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे और इसी के साथ बुलंद होता चला जा रहा था साकुरा के अलग से गूंजने वाला ठाका। हा हा हा, तेरी सांसें पूरी हो गई नागराज, तेरा इस दुनिया में रहने का समय खत्म हो गया है। हा हा हा। ज्यो जो अग्निवर्त छोटे होकर नागराज के पास होते जा रहे थे, त्यों त्यों नागराज का जिस्म पसीने से नहाता जा रहा था। इस जड़ अवस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी हालत में मेरा कोई भी मददगार मेरे शरीर से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे शरीर के साथ साथ उनके शरीर भी जड़ हो गए हैं। नागराज जैसे शख्स ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया था। एक पल, सिर्फ एक पल बाद ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ एक पल ही तो लगेंगे इन अग्निवर्तों को मेरे शरीर तक पहुंचने में। एक पल की दूरी पर थी नागराज की मौत, लेकिन जब चमत्कार होना हो तो वह एक पल के हजारवें हिस्से में भी हो सकता है। और हुआ भी। अग्निवर्त नागराज के शरीर से 1 इंच पहले ही ठहर गए। और तब जब नजर आए उस चमत्कार को करने वाले, तो साकुरा उछल ही पड़ा। सम्राट खाजुरा, साकुरा ग्रह के सबसे बलवान जादूगर योद्धाओं के साथ। हाँ साकुरा, जब से तुम साकुरा ग्रह से भाग आए हो, हम तभी से तुम्हें बंदी बनाने के लिए तुम्हारी तलाश में थे। परंतु चूंकि ग्रह से भागकर तुम कहाँ गए हो, यह जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए हम तुम्हें तलाश न कर सके। आज जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला, तो हम तुम्हें बंदी बनाने आ पहुंचे। आज तुम्हें मेरा पता कैसे चला? मुझसे। मैंने अपनी तंत्र शक्तियों की मदद से जब तुम्हारे ग्रह के बारे में जानकर ग्रह सम्राट से मानसिक संपर्क बनाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें तो साकुरा की बहुत तलाश थी। तब मैंने सम्राट को तुम्हारी सारी स्थिति से अवगत करा दिया। और फिर सम्राट अपने योद्धाओं को साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचे, और फिर इन्हें मैं लेकर यहाँ आ पहुंची। तूने मुझे तबाह कर डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे सामने तुम्हारी जादूगरी एकदम तुच्छ है साकुरा। बंदी बना लो इसे। जादूगर योद्धा तुरंत ही सक्रिय हो उठे तो नहीं। पल भर में जादूगर साकुरा उनकी जादुई कैद में पड़ा तड़प रहा था। और फिर सम्राट खाजुरा ने नागराज को साकुरा के जादू से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद सम्राट। हमारे ग्रह के एक वासी के कारण तुम्हें व तुम्हारे ग्रहवासियों को कष्ट सहना पड़ा, उसके लिए हमें खेद है। हम तुमसे क्षमा याचना करते हुए तुम्हें यह वचन देते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जादूगर साकुरा को हम ऐसी भयंकर कैद में डालेंगे कि फिर यह सारा जीवन उससे आजाद नहीं हो पाएगा। फिर सम्राट खाजुरा बंदी साकुरा को लेकर वापस अपने ग्रह लौट गए। अच्छा हुआ कि जादूगर साकुरा नाम का संकट पृथ्वी से सदा के लिए टला। नागराज कपाल कुंडला की तरफ पलटा। एक बार मैं फिर तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहूंगा कपाल कुंडला, क्योंकि तुम न केवल सही समय पर साकुरा के ग्रह वालों को लेकर पहुंची, बल्कि तुमने अपना तंत्र चक्र भेजकर नाग फनियों से मेरी जान भी बचाई। किसी और के कार्य का तुम मुझे वैसे श्रेय दे रहे हो नागराज। जिस चक्कर की तुम बात कर रहे हो, उसे मैंने तुम्हारी सहायता को नहीं भेजा। नागराज बुरी तरह चौंका। वह तंत्र चक्र तुम्हारा नहीं था तो किसका था? मैं क्या जानूं, छोड़ो इस बात को। मैं भी वापस चलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तंत्र साधना से उठे हुए काफी समय हो गया है। कपाल कुंडला चली गई नागराज को सवालों की उलझनों में उलझा छोड़कर। वह तंत्र चक्र भेजकर किसने मेरी मदद की थी? कौन है वह मेरा मददगार? नागराज की समझ में कुछ नहीं आया, तो वह भैरव मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद नागराज को एक बार फिर निराश होना पड़ा। यह मंदिर भी वह नहीं है
मुझे जिसकी तलाश है। मुझे एक बार फिर बंबई जाकर मानवी से इस विषय में बात करनी होगी। इधर द्रुत गति से घूम रही थी लक व्हील की सुई। जादूगर सागुरा के हार जाने के बाद अब देखें नागराज पर अगला हमला करने वाला भाग्यशाली कौन होता है। सभी की गिद्ध दृष्टि लक व्हील पर जमी हुई थी और इस बार लक व्हील ने जिस भाग्यशाली को चुना वो थी मिस किलर। मिस किलर जिसके कंठ से निकले ठाकुर ने किले की दोनों दीवारों को हिलाकर रख दिया। हा, नागराज मेरे हाथों मरेगा। इस बार वह मेरी शक्ति का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता। हा। अपने ऊपर मंडराते इस नए खतरे से बेखबर नागराज एक बार फिर मानवों के पास बंबई आ पहुंचा। मुझे खेद है नागराज कि मेरे दिए कलू की वजह से तुम्हें निराश होकर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे आज रात का भर का समय और दो। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के मंदिर में पहुंचाने में जरूर सफल हो जाऊंगी। ठीक है मानवी, मैं कल एक बार फिर तुमसे मिलूंगा। अगर तुम चाहो नागराज तो कल तक तुम मेरे मेहमान बनकर रह सकते हो। मेरा छोटा भाई अंतरिक्ष तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। रुक जाओ ना नागराज अंकल। बेटे, पर मैं तुम लोगों को कष्ट देना नहीं चाहता। मेरे लिए किसी होटल में ठहरना ज्यादा मुनासिब होगा। फिर वहां से रवाना हुआ नागराज। जब बंबई के शानदार होटल सन एंड सैंड में पहुंचा तब तक काफी रात हो चुकी थी। लंबे सफर और साकुरा की मुठभेड़ ने बुरी तरह थका दिया। बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद आ जाएगी। सचमुच कुछ ही पलों बाद ही नागराज गहरी नींद की आगोश में पहुंच गया और तब चले आओ चले आओ चले आओ नहीं। एक झटके से उठा नागराज पसीने से नहाया हुआ था। उफ, फिर वही मंदिर, फिर वही आवाजें। ऐसे उल जुलूल सपने तो मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मेरा इन सपनों से संबंध है। सवाल सैकड़ों थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। जवाब की तलाश में नागराज सुबह होते ही मानवी के पास जा पहुंचा। क्या रहा मानवी, मैंने तुम्हारे सपनों का मंदिर ढूंढ लिया है। खुशी के मारे नागराज उछल ही पड़ा। सच? हाँ नागराज, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। हम कहाँ चल रहे हैं मानवी? खंडाला। तुम्हारे सपनों का मंदिर वहीं मौजूद है। बंबई से 150 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटक स्थल खंडाला के पहाड़ी क्षेत्र में। यहाँ से 1 किलोमीटर तक पैदल का रास्ता है जिसे तय करके हम उस मंदिर तक पहुंच जाएंगे। मानवी के साथ आगे बढ़ा नागराज। कुछ कदम चलने के बाद ही रुक गया और उसके इस तरह रुकने का कारण था बम गोला, जिसके बम और गोले के सामने जो भी आया उसके चिथड़े हो गए हजार। एक तरफ हट जा लड़की, वरना नागराज के साथ तू भी मारी जाएगी। भ्रम। बस नागराज, लेकिन मेरे गोले और बम तुझे नहीं लेने देंगे दम। यह सिर्फ मुझ पर अपने घातक बम और गोलों की बारिश किए जा रहा है, जबकि इसने मानवी को एक तरफ हटने के लिए बोल दिया। ऐसा क्यों कर हुआ? मानवी से इसको क्या हमदर्दी है और वह मुझे ही क्यों मारना चाहता है, यह सब बाद में सोचूंगा। पहले इसका कोई इंतजाम करने की सोचूं। वैसे ऐसे सर्प छोड़ना और उसके पास जाना तो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सर्पों की मदद से कुछ और ही सोचना होगा। कुछ क्या? नागराज ने जल्दी बहुत कुछ सोच लिया। इसके बम गोले ही इसकी मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन जरूरत है इसके तेज रफ्तार से आते गोलों को अपनी नाग रस्सी में फंसाने की और उसे उस चट्टान की तरफ उछाल देने की जिसके ठीक नीचे बम गोला खड़ा है। तेज आवाज से फटे बम ने चट्टान के पर खच्चे उड़ा दिए। भोड़। अब बम और गोले बरसाने वाला बम गोला स्वयं को उस चट्टान के टुकड़ों की बारिश से न बचा सका। कुछ ही पलों में बम गोला चट्टान के उन टुकड़ों के नीचे दफन होकर रह गया, जिनके नीचे से न तो वह स्वयं निकल सकता था और न ही उसके बम गोले उसे निकाल सकते थे। कौन था यह बम गोला और क्यों सिर्फ मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था? इसने मानवी को कुछ क्यों नहीं कहा, जबकि मैं और मानवी एक ही राह के राही हैं? अपने दिमाग में तूफान मचाते इन सवालों का जवाब मैं बाद में मानवी से पूछूंगा।
क्योंकि फिलहाल तो मुझे अपने सपनों के मंदिर को देखने की लालसा आंदोलित किए हुए है। नागराज के सपनों का मंदिर, जिसे देखकर नागराज बच्चों की तरह किलकारी मार बैठा था। वाह, यही है, एकदम यही है मेरे सपनों का मंदिर। इसी मंदिर के अंदर से आती आवाज मुझे अपने पास बुलाती थी। अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब सारे रहस्य खुल जाएंगे। आओ मानवी, मंदिर के अंदर चले। मानवी को लगभग खींचता हुआ नागराज उसे लेकर मंदिर के अंदर पहुंचा। अचानक खुशी से लगभग नाचता नाचता नागराज बुरी तरह चिमका। अरे यह क्या? इस मंदिर में सारी नई लकड़ी, पेंट और चूने की महक साफ बता रही है कि इस मंदिर को भी हाल ही में बनाया गया है। शायद एक दो दिन पहले ही शायद एक दो दिन पहले ही। और उस मंदिर का सपना तो पिछले कई दिनों से देखता आ रहा हूँ। शू शू। यह मेरे सपनों का मंदिर नहीं तो फिर ये क्या है? जाल? यह कोई जाल है। खट। दूसरे पल नागराज को उसके सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि तभी ओह, बिना एक भी क्षण गवाए नागराज अपने शतान से उछल गया और ऐसा करके उसने बचा ली अपनी जान। धुम। उफ। लोहे के उस भारी गोले के नीचे दबकर मेरी हड्डियों का तक का सुरमा बन जाता। यह सिर्फ जाल नहीं, मौत का जाल है जिसमें मुझे फंसा है मानवी ने। उफ, कितनी खतरनाक निकली है खूबसूरत बला। क्रोध से दांत पीसता नागराज मानवी की तरफ बढ़ा। तुमने मुझसे धोखा किया मानवी, और ये मैं तुमसे जान कर ही रहूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों किया? नागराज का अरमान पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले ही न जाने कहां से आकर उस रोशनी ने मानवी को नहला दिया। और ओह, मानवी गायब। अब इतने बड़े मंदिर में नागराज अकेला रह गया था। अब मेरा इस मंदिर में एक पल भी ठहरना ठीक नहीं, क्योंकि कभी भी कोई खतरा मेरे ऊपर टूट सकता है। मुझे तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। मंदिर के बंद दरवाजे की तरफ भागते नागराज के पांव से जमीन खिसक गई और वह जा गिरा उस विशाल जाले पर। और ओह, इस विशाल जाले पर कौन सा पदार्थ लगा हुआ है जिसने मुझे बुरी तरह जाले से चिपकाकर रख छोड़ा है। मैं जितना इससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही चिपकता जा रहा हूँ। कुछ ही पलों में उफ, अब तो मैं जाले से ऐसे चिपक गया हूँ कि अपने आप को मैं तिल भर भी नहीं हिला सकता। लेकिन मुझे इस तरह चिपकाने के पीछे किसी का मकसद क्या है? जल्दी नागराज को नजर आया वह मकसद। उफ, चारों तरफ दीवारों से लेजर गनें निकल रही हैं और सभी इस तरह सेट हैं कि उन सब का निशाना सिर्फ मैं हूं। तभी गूंज उठा वह ठाका। हा हा हा। नागराज, अपने इष्ट देव को याद कर ले, क्योंकि तेरा आखिरी समय आ गया है। ठीक 2 मिनट बाद तेरा निशाना लेकर सेट की गई लेजर गनें चलेंगी और उनसे निकलेगी लेजर किरणें, तुझे राख में बदल देंगी। और हाँ, बच निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकना, क्योंकि जिस गोंद से तुम चिपके हुए हो उससे तुम तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सारी खाल उतार दी जाएगी। हा हा हा। उफ, सचमुच मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये कौन है जो मेरी मौत का तमाशा देखने को आतुर है? मुझे इसकी आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? 2 मिनट। नागराज से उसकी मौत सिर्फ 2 मिनट दूर, सिर्फ 2 मिनट थी। और 2 मिनट गुजरने में देर ही कितनी लगती है। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इससे अगली कॉमिक्स है नागराज का अंत। तो इस कॉमिक्स को भी मैं जल्दी अभी पढ़ूंगा, उसका पार्ट अलग से बना के। और ये जो नाराजी कॉमिक्स है, साकुरा चक्रव्यूह, इस कॉमिक्स से लेके आगे अनुपम सिन्हा जी इसकी सारी चित्र और कहानियाँ लिखनी चालू कर दी थी इन्होंने। और इसके बाद नाराज की कहानी बहुत ही शानदार आने लगी थी।
क्योंकि ध्रुव बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था अनुपम सिन्हा जी के हाथों। और इससे ये भी साबित हो गया कि राज कॉमिक्स में अनुपम सिन्हा से बड़ा कोई भी राइटर नहीं था। इसलिए मजबूरी में नाराज को उनके हाथों में देना पड़ा, ताकि नाराज भी थोड़ा हिट हो सके। और मिलते हैं किससे अगली कॉमिक्स में।